नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं शब्द विचार, और शब्द विचार में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आता ही आता है और लगभग है ना विद्यार्थी थोड़ी सी असावधानी कर देते हैं, इस वजह से वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को है ना बचपन से आप लोग छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो क्रिया विशेषण, उसी को आज अपन पुनः पढ़ेंगे और कुछ इस प्रकार पढ़ लेंगे ताकि हमें है ना एक तो रटना नहीं पड़ेगा और दूसरा बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी मेहनत में हम है ना उसका बिल्कुल निचोड़ है उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हमें ये बात करनी है कि हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं और शब्द विचार का हमारा जो बिंदु है, टॉपिक जो चल रहा है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द हमने पढ़े थे। सबसे पहले है ना विकारी व अविकारी, विकारी को हमने पूरा पढ़ लिया था। अब अविकारी शुरू कर दिया है। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं और वो होते हैं लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्दों के ही कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण। तो मित्रों, हम इस पहले भाग को पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण को। ठीक है, तो आज का अपना बिंदु क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण के बारे में काफी जानकारियां हमने पिछली कक्षा में ले ली थी। क्रिया विशेषण साथियों, क्रिया विशेषण के बारे में हमने जानकारी सबसे पहले ये ली कि इसकी जो परिभाषा है वो कौन सी थी। परिभाषा की बात हमने की तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा हमने की नहीं थी। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या है भाई? बताने वाले अविकारी शब्द, विकारी नहीं अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं भाई? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मेन बात हमें ये जाननी थी कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या थी, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब इससे भी अगर अपन आगे बढ़ना है, हमें जरूरी भी है ना, और सारी बातें हमने की थी और मोटा मोटी बात भी हमने कर ली थी कि यहाँ पर क्रिया की क्या बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी। और अब मैं यहाँ आपको एक और चीज बताता हूं कि क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की विशेषता या महत्व लिख सकते हो आप लोग। क्रिया विशेषण का महत्व है। ठीक है, महत्व है इसे ही अपन कहते हैं, यानी एक प्रकार से इनकी विशेषता, एक प्रकार से इनका जो क्या है उपयोगिता कह सकते हैं अपन लोग। उपयोगिता क्या कह सकते हैं? उपयोगिता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्रिया विशेषण की उपयोगिता, ठीक है, महत्व है और इसका जो उपयोग है वो क्या है। तो ये दो चीज अपने सामने हैं, यानी क्रिया विशेषण का महत्व या उपयोगिता। तो साथियों, यहाँ एक चीज आपको देखनी है कि अपन बात ये करना चाहते हैं कि क्रिया विशेषण हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसका क्षेत्र क्या है, और वास्तव में जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताने वाले अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये बात तो ठीक है, हमने जान ली, लेकिन जानना क्या ये है कि ये क्रिया विशेषण का जो अधिकार क्षेत्र है, यानी ये किस रूप में किस प्रकार से ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ध्यान दें, ये कई रूपों में बताते हैं। एक तो है ना ये क्रिया का क्या बताते हैं? काल का बोध करवाते हैं। क्या किसका बोध करवाते हैं? क्रिया के काल का बोध करवाते हैं ना, कि क्रिया किस काल में घटित हुई। तो ये ध्यान रखना, जैसे राम आज आएगा, राम क्या आएगा? आज आएगा, है ना। तो अब आप देखो यहाँ आपको क्या अनुभव हो रहा है कि आना जो क्रिया है
वो कब हो रही है, आज, मतलब समय के सूचक है। तो क्रिया के काल का क्या करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है ना। अब उसके बाद अगर बात करें, देखो अभी मैं यहाँ आप लोगों को अंदरूनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं, है ना, और उनमें से ही अपन बात करेंगे। तो अगली बात हो जाएगी क्रिया के काल की तो हो गई, तो क्रिया के स्थान की, ठीक है ना, स्थान की भी ये विशेषता बताएंगे। तो अब देखो स्थान की विशेषता कैसे बता देंगे, खूब सारी बातें होती है, जैसे राम यहाँ है, राम यहाँ है, होना क्रिया है, या यहाँ रहता है, देखो होना हो गया तो भी ठीक है, रहता है तो रहना, ठीक है, तो राम यहाँ रहता है, तो ये स्थान का बोध करवा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मित्रों और भी अगर अपन बात करें तो क्रिया के रीति या ढंग या परिमाण का बोध करवाता है भाई, परिमाण, क्रिया के परिमाण का बोध, है ना। तो जब परिमाण की बात की जाएगी तो इसमें है ना उसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो मात्रा में जब भी अपन बात करेंगे, यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, यानी क्रिया के, है ना, क्रिया जितनी कितनी मात्रा में घटित होती है क्रिया, वो वाली बात है। तो उसमें हम पता लगा लेंगे कि राम बहुत कम, अधिक, थोड़ा, जो भी है, जरा, तो राम बहुत पढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हो, यानी कि एक और बिंदु मैं आपको बताता हूं कि क्रिया के परिमाण, और साथ साथ में यहाँ अब एक अच्छा सा आपको उदाहरण और भी देने वाला हूं, क्रिया की रीति, मात्रा, रीति, इसे अपन मात्रा भी कहते हैं, है ना, क्रिया की मात्रा, रीति या ढंग का बोध, ढंग का, है ना। तो अब जब अगर इसका बोध होता है तो आप लोग, है ना, ये अच्छी तरह से निकाल सकते हो कि इनका अधिकार क्षेत्र है किसका, यानी अपन बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण का। तो इसमें अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे राम तेज चलता है, राम क्या करता है, तेज चलता है, तो ये चलना क्रिया है इसका, है ना, इसकी विशेषता है, राम कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ 4 बिंदु लिखा है, लेकिन इससे हटकर भी कुछ बिंदु आते हैं। एक तो मैं आपको यही बता देता हूं कि अगर अपन किसी स्थान की बात करेंगे, क्रिया के स्थान की, तो यहाँ एक चीज आपको और याद करनी होगी कि इसी के तहत आता है दिशा, है ना, क्रिया की दिशा भी यहीं पर आती है। अगर दिशा का बोध होता है तो वो किस में आएगा, स्थान में आएगा, किस में आएगा, स्थान में आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। दिशा से संबंधित है ना, इधर उधर, तो है ना, ध्यान रखना, जो भी है कोई भी दिशा हो, तो अगर दिशा बताई जा रही है ना, हाथ के इशारे से, जो भी कैसे भी हो, तो इसका बोध किससे होगा, ये यानी कि स्थान से संबंधित होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बात करेंगे अपन, है ना, अधिकरण कारक से, ठीक है। और एक दूसरी बात आपको बताता हूं मैं कि क्रिया के परिमाण, है ना, परिमाण का मतलब मैंने आप लोगों को खूब सारी बार बताया है। उधर भी जब हम पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे, सर्वनाम को पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने इस प्रकार की चीजों को पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ये क्रिया के परिमाण की बात होगी, राम बहुत पढ़ता है, ठीक है। क्रिया की रीति, है ना, और मात्रा या ढंग, अब यहाँ एक चीज और रखना। अब देखो अगर यहाँ हम रीति, मात्रा और इनको ले लेंगे तो यहाँ गौर करना थोड़ा सा, ये परिमाण में आएगी, मात्रा किस में आएगी, परिमाण में, क्योंकि जब अगर मात्रा को इसमें ले लिया तो ये मामला तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो रीति और ढंग, और एक चीज आप और लिखना, तरीका, क्या लिखना भाई, तरीका, ठीक है। तो ये परिमाण, मात्रा, नाप, तौल, ये तो हम पहले से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखो मित्रों, मैं एक आपको अच्छी सी चीज ये बताता हूं, इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र होते हैं जो हमारे ध्यान में नहीं होते और न ही वो प्रचलन में है, ठीक है। तो थोड़ा उसको भी ध्यान रख लेना। एक जैसे क्रिया के निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता या अनिश्चितता का, निश्चितता का बोध, ठीक है।
तो क्रिया की जब निश्चितता का बोध होता है तो वहां पर भी आप ये ध्यान रख लेना, मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि कौन सा क्रिया विशेषण। क्रिया का निश्चितता होने का मतलब हो गया कि जैसे आज वह जरूर आएगा, जैसे मैंने लिख दिया आज वह जरूर आएगा, आज वह क्या करेगा भाई, जरूर आएगा। तो अब आप देखो, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहां हमने लिखा है जरूर और यहां लिखा है आएगा, तो आना तो क्या हो गई, क्रिया हो गई, और ये जो जरूर है ये इसका क्या है, क्रिया विशेषण है। और ये किसका, जरूर का मतलब हो गया निश्चितता का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। इसी प्रकार अनिश्चितता भी इसी में आती है। अनिश्चितता जब अपन किसको पढ़ते हैं, अनिश्चितता को, तो उसी को भी अपन किस में शामिल करेंगे, यानी अपने इसी विशेषण, क्रिया विशेषण में, जिसका अभी मैंने नाम नहीं बताया है, अभी भी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर और इंतजार करो। अनिश्चितता है ना, अनिश्चितता में जैसे वह शायद ही आएगा, वह शायद ही आएगा, ठीक है, तो वो एक अनिश्चित हो गया, तो इस वजह से वह आ सकता है, वह आ सकता है, ठीक है, तो सकता है वो भी बात हो गई। तो अब एक चीज याद रखना कि अनिश्चितता का बोध भी इसी में होगा। और दो चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक होता है स्वीकृति, एक होता है स्वीकृति बोधक, है ना। जब भी वाक्य में क्या दिया जाता है, स्वीकृति दी जाती है, तो उस समय भी वहां पर भी आपका कौन सा क्रिया विशेषण होगा, वहां पर भी आपका कौन सा क्रिया विशेषण होगा, यानी वहां पर अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वही क्रिया विशेषण होगा। एक और लेते हैं, निषेध, निषेध बोधक, ठीक है, यानी यहां पर क्या करवाया जाता है, निषेध के भाव होता है, यानी कि अब जैसे मान लो आप किसी को क्या कर रहे हो, आपसे कोई आने के लिए, अपने पास आने के लिए कह रहा है कि मैं आ जाऊं क्या, तो आप कहते हो कि हाँ हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, तो वहां पर आपका हाँ शब्द भी जाओ यानी क्रिया से पहले क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो उस समय वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसको भी आप ध्यान दें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपके जो चारों बिंदु है मित्रों, ये इसको शामिल किया जाता है आपके किस क्रिया विशेषण में, आपके परिमाण में न करके इसे हम शामिल करते हैं रीति में। किसमें, रीति में, मतलब अभी तो हम अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और जैसे भी इनको हम फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम क्रिया विशेषण में चले जाएंगे। तो एक बार मैं सारी चीज को आपको पुनः बता देता हूं कि क्रिया, अगर क्रिया विशेषण के महत्व और उपयोगिता की क्या है कि क्रिया का काल को जानना है, क्रिया के स्थान का बोध करवाता है, क्रिया के परिमाण का होता है, और क्रिया की रीति, है ना, क्रिया का क्या, रीति, ये मैंने आप लोगों को पहले ही यहाँ बता दिया है। अगर आप लोग इसको यहाँ लो तो यहाँ डालो इसको, ठीक है, और क्रिया की रीति, ढंग व तरीका, ठीक है, उधर मैंने बताया क्रिया की निश्चितता, है ना, और अनिश्चितता, स्वीकृति बोधक शब्द, और निषेध बोधक, है ना, क्रिया का स्वीकृति या निषेधता का बोध होता है, तो वो शब्द भी किसमें शामिल किए जाते हैं, क्रिया विशेषण में। और ये किस क्रिया विशेषण में आएंगे, ये आएंगे आपके रीति में, क्रिया की रीति, है ना, रीति, ढंग या तरीके में आएंगे। और इधर मैंने आपको एक स्थान के बारे में यहाँ बताया, किसमें, दिशा में। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ कि यह जो स्थान है, क्रिया के स्थान की बात करेंगे मित्रों, तो ये जो स्थान है यही अधिकरण कारक है भाई। अभी अपन वाक्यों की अगर चर्चा करने वाले हैं तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा अधिकरण कारक, है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, जैसे इस वाक्य से पता चल रहा है कि राम यहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ रहता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि वह छत पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, छत पर, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से अधिकरण कारक हो गया स्थान बोधक क्रिया में। तो ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान दें। अब अपन बात अपने क्रिया विशेषणों के प्रकारों पर करते हैं साथियों। इस आधार पर ही क्रिया विशेषण के प्रकार हो जाते हैं। कितने, बताइएगा मुझे कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार या भेद होते हैं।
अगर ये आपने समझ लिया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगभग कहानी आप समझ चुके हो। तो एक नंबर अपन लेते हैं क्रिया विशेषण। मित्रों सबसे पहले ये बात लिखनी जरूरी है कि क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद, क्रिया, क्योंकि प्रश्न कई बार यहां से आ जाता है, क्रिया विशेषण के प्रकार, अगर परीक्षा में भेद भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, सीधा आ जाए क्रिया विशेषण कितने होते हैं, तो अभी है ना आपका तो उत्तर वही आना चाहिए, यानी ये आपका उत्तर हो गया कितना, 4। कितना हो गया भाई, 4 उत्तर हो गया। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। पहले इन चारों को लिखना जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमने बात की कौन सा, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कौन सा विशेषण भाई, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। 2 नंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर अपन बात करें साथियों 3 नंबर की, तो 3 नंबर अपना हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगर अपन 4 नंबर की बात करें तो आप जान चुके हो, अब से पहले भी आप इसको क्या कर चुके हो, पढ़ भी चुके हो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बाद हम अंत में बात करते हैं अपने किस क्रिया विशेषण की, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। ये लो, ठीक है, ये सामान्य प्रश्न है, आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हो, है ना, 6 से 12 तक लगातार आपने पढ़ा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगर आपने वहां पर पिछली बात सुनी है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आता। तो आपको पहली बात याद रखनी है, कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरी स्थानवाचक, तीसरी परिमाणवाचक, चौथी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सरल तरीके से याद करने के लिए, है ना, वैसे ये ट्रिक काम लेते हैं कि यह हो जाएगा कास्परी, कास्परी, ठीक है, ऐसा काम लेते हैं। लेकिन इससे क्या होने वाला है ना, शॉर्ट ट्रिकों से इतने यहाँ पर कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके तथ्य समझने पड़ेंगे, फिर होगा ना। कास्परी से क्या, पहला अक्षर लिया, का से कालवाचक, से इन्होंने स्थानवाचक ले लिया, पै से परिमाणवाचक ले लिया, और री से क्या ले लिया, रीतिवाचक ले लिया। ठीक है, अगर इससे कोई फायदा मिलता तो आपको ले लेना। अब अपन बात करेंगे किसकी मित्रों, 1 नंबर की, और 1 नंबर हम लेने वाले किसको, कालवाचक क्रिया विशेषण को। 1 नंबर अपना कौन सा हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कालवाचक क्रिया विशेषण को ही लेते हैं। साथियों जब भी कालवाचक क्रिया विशेषण की बात आए तो आपको इसकी परिभाषा परीक्षा में आ सकती है, दी हुई आती है कि ये किसका ना, किस विशेषण की है, या कई बार अंदरूनी कंसेप्ट तथ्य पूछ लिए जाते हैं। एग्जामिनर होता है, उन्हें पेपर सेट करना होता है, वो ये है ना देखकर सेट नहीं करता कि हमें वो चीज आती है या नहीं आती है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो आप लोग थोड़ा उसे ध्यान दें। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ एक सरल सी परिभाषा बता देता हूँ जो आप लोगों को याद भी आएगी, आप लोग है ना खुद भी याद कर लोगे, दूसरों को भी करवाओगे। आप अध्यापक के रूप में है ना कहीं सेवा दे रहे होंगे या कहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सरल सी, क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने के समय को लिखना, क्रिया के होने को समय को बताने वाले, ध्यान देना, क्रिया के घटित होने के समय को बताने वाले क्रिया विशेषण, बताने वाला या वाले क्रिया विशेषण, बताने वाले क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते बता दो,
कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये लो, कोई बहुत बड़ी परिभाषा है नहीं, है ना, सारे काम 1 मिनट में हो जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है क्रिया के घटित होने के समय का, समय बोले तो काल, है ना, काल को बताने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ये जो क्रिया है, मामला यहाँ क्रिया से ही होगा सारा का सारा। क्यों कि क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, और क्रिया विशेषण क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता, तो मूल क्रिया ही रहेगी। ठीक है, अब बात क्रिया के घटित होने का समय, मतलब क्रिया किस समय को घटित होती है, तो उसी क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं, है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आप लोग कोई भी उदाहरण लेके इस चीज को समझ सकते हो आसानी से, कि जैसे मैंने लिख दिया सीता कल जाएगी। ये लो, आपने लिख दिया सीता कल जाएगी। ठीक है, अगर अपन इसी बात को और तरीके से लिख दें कि हरि प्रतिदिन पढ़ता है, हरि प्रतिदिन पढ़ता है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ हमें वास्तव में समय का बोध, क्रिया के समय का बोध करवा रहा है। वो अपन बात करेंगे अभी कि कैसे क्रिया के होने का समय का जो हमें बोध करवा रहा है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीता कल जाएगी। इस वाक्य में आपको ये जानना है कि यहाँ सीता तो क्या है, वाक्य की कर्ता, सीता क्या है भाई, कर्ता है, और जाएगी इस वाक्य का क्या है, आप सब लोग जान गए होंगे, ये है क्रिया। जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और सीता क्या हो गई, कर्ता। तो अब ये जो कल शब्द बचा है, ये जाना क्रिया की विशेषता। जाना क्रिया घटित कब हो रही है, कल होगी, या कल, है ना, आने वाले कल की बात है, जाएगी। ठीक है, भविष्य काल की, है ना, वाक्य हो गया। तो ये जो कल है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे, ये काल का सूचक है। तो ये हो गया अपना कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार हरि प्रतिदिन पढ़ता है ना, हरि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कर्ता, और पढ़ना यहाँ पर क्या हुई, क्रिया, और अब बचा क्या है, क्रिया की विशेषता प्रतिदिन, है ना। हरि कब पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये भी इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ठीक है, प्रतिदिन की, तो ये यहाँ पर अपना क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो मुझे लगता है आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ वाली बात है नहीं, बिल्कुल सरल सीधी भाषा में है। इस चीज को आप लोग कुछ शब्दों के माध्यम से भी, है ना, कई शब्द दिए जाते हैं, है ना, तो उससे समझ सकते हो। जैसे ये शब्द हो गया आज, कल, परसों, अब, कब, जब, अभी, तभी, अभी, तभी। ये देखो शब्द है, बहुत सरल है, कुछ भी आप लोगों को पता चल रहा है। आज, कल, परसों, अब, कब, जब, अभी, तभी, प्रतिदिन, है ना, ये लोग प्रतिदिन। ये जो सारे शब्द हैं, ये हमें किस चीज का बोध करवा रहे हैं, काल का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, काल का, यानी कि समय का। ठीक है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य हो गया, ये सारे शब्द किस में आएंगे, ये सारे शब्द एक तरीके से, है ना, अगर यहाँ स्वतंत्र है तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है,
कि स्वतंत्र है तो इनका प्रयोग हम किसी में कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिया के ठीक क्या आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं। क्रिया के ठीक क्या आ रहे हैं भाई, पहले आ रहे हैं। तो क्रिया की ये क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, है ना। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो शब्द है आज, कल, परसों, अब, कब, जब, अभी, तभी, प्रतिदिन, है ना, ये शब्द साथियों किसी भी स्थिति में बदलेंगे नहीं, यानी कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार ये बदलेंगे नहीं। जैसे मान लो आपने लिखा कि राम कल आएगा, आपने लिख दिया राम कल आएगा। अब आप लिखोगे सीता, अब कल ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, आप इसको कल ही कर दोगे, नहीं ई लगा दोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। वह कल, तो मतलब ये हर स्थिति में क्या रहेगा, समान रहेगा। और क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और किस प्रकार की विशेषता बता रहे हैं, काल की, यानी क्रिया के होने के काल के बारे में बोध करवाया जा रहा है। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण विशेषण है, जिसे हम कहते हैं कौन सा विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। और मित्रों मुझे लगता है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। विशेषण का हम भेद पढ़ रहे हैं, पहला भेद हमने पढ़ लिया है कि कालवाचक क्रिया विशेषण। दोबारा इसको आप पुनः देख ले कि क्रिया के घटित होने के समय को, है ना, घटित होने के समय को बताने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अगर अपन बात यहाँ की है कि जैसे सीता कल जाएगी, तो कहने का तात्पर्य हो गया कि सीता ये जो क्रिया कब संपन्न करेगी, कल संपन्न करेगी, है ना। तो पहली बात तो जाना क्रिया का काल बताया जा रहा है ना, और कल की और क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं। और फिर मैंने कुछ शब्द आप लोगों को बताए कि जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, जब, अभी, तभी और प्रतिदिन। कुछ शब्द आप लोग क्या कर सकते हो, और भी लिख सकते हो। जैसे कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हो लगातार, प्रतिदिन, है ना, वो तो आपने प्रतिदिन लिख रखा है, लगातार शब्द भी इसी में आएगा, लगातार, निरंतर, है ना, ये जो शब्द है ये भी आपके किसी में आने वाले हैं, इसमें आने वाले हैं। और इसी से संबंधित आप कुछ और भी शब्द लिखना चाहो तो उसमें भी आप 2-4 शब्द है उनको और लिख सकते हो। जैसे, है ना, एक शब्द आप काम लेते हो प्राय, है ना, प्राय शब्द को आप प्राय काम ले लेते हो, है ना, जगह जगह बीच में काम लेते हो, इसमें आप लिख सकते हो, है ना, पहले, बाद में, ठीक है, ये शब्द आते हैं अक्सर। तो इसमें आप लोगों को मुझे लगता है पूरी तरह से याद हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले ही ली है। तो अब हम इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, यानी एक अपना अगला, है ना, विशेषण करते हैं, जिसका नाम है कौन सा विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। और थोड़ा सा मैं समय की परख लूं, समय की अगर बात करें तो काफी हो चुका है। तो साथियों अपन क्या करेंगे, ये जो बच्चे हुए अपने क्रिया विशेषण है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। आज की ये कक्षा को मैं यहीं संपन्न करूंगा और हम बचे हुए तीनों जो विशेषण है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोग मुझे दें मित्रों इजाजत, और आप लोग निरंतर क्या करते रहें, पढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। मुझे लगता है हो सकता है आप एक दिन में बहुत कुछ थोड़ा प्राप्त करो, चाहे मेरे इस, है ना, हंस वाहिनी के इस प्लेटफॉर्म से आपको चाहे थोड़ी चीज मिलती होगी, लेकिन जो मिल रही है उससे आप चुके न, और कहीं से भी जितने भी अच्छी चीजें आप लोगों को प्राप्त हो रही है उसको ग्रहण करें साथियों, पढ़े, निरंतर पढ़े, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये जो समय है लौट कर वापिस नहीं आएगा। समय के साथ साथ बदलते जाएं, अगर आप नहीं बदलोगे तो समय आपको एक दिन खुद बदल देगा। ठीक है, समय को नष्ट न करें मित्रों और इसका सदुपयोग करें। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस काम करना शुरू कर दो। चाहे आप एक दिन में, है ना, 5 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, 6 पढ़ सकते हो तो पढ़ो, 10 पढ़ सकते हो तो पढ़ो, 3 पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन उसे पढ़ते रहो। ये एहसास होना चाहिए खुद को कि मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, और लगातार जब आप लोग पढ़ते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सफलता मतलब प्राप्त करने से कोई रोक सकता है। तो मित्रों निरंतर लगे रहें, एक न एक दिन सफलता आप लोगों के
कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।